नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। बहुत सारे आर्टिकल्स जो मुझे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं पार्क में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन माइनस टेम्परेचर है बाहर, आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता। इसके लिए मैंने सोचा घर से आपको कुछ अच्छी चीज़ दे सकूं। जो आदिवासी पूर्वजों का जो अपनी संस्कृति, कला, नृत्य, गीतों से लोगों का मन आकर्षित कर लेते थे, समय के अनुसार आज बहुत कुछ बदल रहा है और पूर्वजों का ही देन है जो आज आदिवासी समाज संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बड़े धूमधाम से अखाड़ा या अन्य स्थल पर नाचते गाते झूमते फिरते रहते हैं। अभी जो कुंभ का मेला चलता है उसमें कितने लोग इस तरह नाचते गाते आ रहे हैं। चलो एक और बात मैं करता हूँ कि मखमली आवाज़ के मालिक दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक अपने सुरों की धाक जमाने वाले पार्श्व गायक कट्टा शरीक जोसेफ यसुदास का जन्म 10 जनवरी 1940 में हुआ था। गोरी तेरा घाव बड़ा प्यारा, सुरमई आँखों में जब दीप जले आना, तुझे गीतों में ढालूंगा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा जैसे कर्णप्रिय गीत हिंदी सिनेमा को देकर दक्षिण भारत में संगीत सरिता बहा रहने वाले यसुदास ने 50,000 से अधिक गाने गाए हैं। चित्त चोर के लिए गीत गाकर संगीत प्रेमियों का चित्त चुराने वाले कट्टा सेरी जोसेफ यसुदास हिंदी फिल्म संगीत के क्षितिज पर चांद की तरफ उभरे और अपनी नायाब मखमली आवाज़ के कारण आज भी बेजोड़ बने हुए हैं। उन्हें संगीत विरासत में मिला, जिसे उन्होंने न केवल बखूबी संभाला बल्कि 10 कदम आगे तक ले गए। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक में अपने सुरों की धाक जमाने वाले पार्श्व गायक यसुदास का जन्म आज़ादी से पहले 10 जनवरी 1940 में केरल के कोच्चि शहर में हुआ था। उन्होंने मलयालम, तमिल, कन्नड़, हिंदी सहित कई भाषाओं में गीत गाए हैं और यशुदास के पिता ऑगस्टिन जोसेफ प्रसिद्ध गायक और रंगमंच के अभिनेता थे और यशुदास के गुरु भी। 4 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े यशुदास ने कम उम्र में संगीत को अपने मन में बसा लिया। उनके कंठ से फूटी संगीत सरिता सरहदों को लांघती चली गई और संगीत की बुनियादी शिक्षा पिता से लेने के बाद यशुदास ने आगे की शिक्षा कोच्चि और चेन्नई में की। बड़े संगीतज्ञों से हासिल की। वह अपनी प्रतिभा को कड़े अनुशासन और प्रतिबद्धता की बदौलत निखारते चले गए और कोच्चि के सेंट सेबास्टियन स्कूल ने अब उनकी शानदार प्रतिभा को बहुत करीब से देखा है। इस स्कूल में पढ़ाई करते हुए यशुदास शीर्ष गायक रहे और कई पुरस्कार उनकी झोली में आए। विलक्षण प्रतिभा के धनी यशुदास स्कूल से निकलने के बाद त्रिपुर निथुरा की RLV संगीत अकादमी गाना भूषानम कोर्स करने पहुँचे। सन 1960 में उन्होंने 2 बार पदोन्नति और विशिष्टता के साथ कोर्स पूरा किया और संगीत को अपना सब कुछ सौंप चुके यशुदास उच्च शिक्षा के लिए श्री स्वातिरुनाल अकादमी में गए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह वहाँ की पढ़ाई पूरी न कर सके। रूस के रेडियो कजाकिस्तान पर गीत गाकर वो काफ़ी चर्चित हुए, लेकिन वह टूटे नहीं, बल्कि अपनी क्षमता का इनाम उन्हें 1961 में मिला, जब उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया। यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, गुजराती के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी उन्होंने गीत गाए और यशुदास ने MG रामचंद्रन, NT रामाराव, अमिताभ बच्चन जैसे नामचीन कलाकारों के लिए अपनी आवाज़ दी है और यशुदास की प्रतिभा को देखकर 1968 में सोवियत सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया था। उस दौरान रूस के रेडियो कजाकिस्तान पर गीत गाकर वह काफ़ी चर्चित भी हुए थे और यशुदास ने कहा, सरकार अब मुझे न दे पुरस्कार। गायकी में महारत हासिल करने वाले यशुदास आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए भी सोचते हैं
और पार्श्व गान में के लिए केरल सरकार से 23 बार अवार्ड मिलने के बाद यशुदास ने 1987 में राज्य सरकार के गुहार लगाई कि भविष्य में उन्हें यह अवार्ड न दे, और यशुदास का यह कदम आने वाली पीढ़ियों को मौका देने के लिए था। और भारत चीन के बीच हुए युद्ध के लिए गाकर जुटा फंड सन 1965 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो यशुदास रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकले और कई जगह गाना गाकर युद्ध के लिए फंड जुटाने लगे। और सन 1971 में भी जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए भारत ने युद्ध शुरू किया तो यशुदास सड़कों पर उतर आए और खुले ट्रक में गाने गाते हुए राष्ट्र के लिए एक बार फिर फंड जुटाने लगे और 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे। यशुदास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका देश प्रेम देखकर उन्हें सराहा और पुरस्कृत किया था। यशुदास 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे और 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया। और मिसाल पार्श्व गया यशुदास को नए साल का ये जन्मदिन हम मुबारक देते हैं। चलो एक और आगे की बात मैं करता हूँ, क्योंकि अलग अलग 3 चीज़ आज मैंने सोची आपके लिए पिरसूँ कि उत्तराखंड के मोहन सिंह नेगी एक साथ 5 किलोमीटर की खड़ी चट्टान चढ़ाई में गांव वालों का सिलेंडर उनके घर तक छोड़ते हैं और जब खाली सिलेंडर होते हैं तो 15 सिलेंडर नीचे को लेकर आते हैं एक साथ। तो उत्तराखंड के मोहन सिंह नेगी जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और गांव वाले एक सिलेंडर का उनको रुपया देते हैं, वो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। मोहन सिंह नेगी को हम सलामी देंगे, क्योंकि ऐसा बंदा इतनी कड़ी मजदूरी करके ऊंचाई पर लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचाए और सिर्फ 200 रुपया उसको मजदूरी मिले। इतना रिस्क शायद कोई दूसरा ही कर सकता है। चलो एक और आगे की एक बात मैं आपके लिए करता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि पिग द्वीप बहामास में एक छोटा सा द्वीप है जो अपने तैरने वाले सुअरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सुअर निर्जन द्वीप पर रहते हैं और उसके क्रिस्टल साफ पानी में तैरने के लिए जाने जाते हैं, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि सुअरों की उत्पत्ति अनिश्चित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्हें नाविकों का द्वारा वहां ले जाया गया था या पास में ही जहाज नष्ट हो गया था और आगंतुक उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और उनकी भलाई को बनाए रखने के लिए उन्हें उचित भोजन दे। और सुअरों के द्वीप के बारे में एक मज़ेदार तथ्य यह है कि सुअरों ने अपने परिवेश को इतनी अच्छी तरह से अनुकूलित कर दिया है कि पर्यटक नौकाओं के आने पर वे भोजन की प्रतीक्षा में तैरकर उनके पास पहुंच जाते हैं और उसका श्रेय संबंधित स्वामियों को जाता है। चलो एक और भी कहानी, मज़ेदार कहानी आप तक मैं पहुंचाऊँ कि शाहराह ब्रिज 17 शताब्दी ईस्वी से में यमन में बनाया गया था और हालांकि यह पहली बार में एक नियमित पुल जैसा लग सकता है, लेकिन इसके साथ दिलचस्प कहानियाँ जुड़ी हैं। तुर्कों द्वारा आक्रमण करने की कोशिश की स्थिति में संरचना को मिनटों में ढहने के लिए डिजाइन किया गया था और यह एक और सदियों पुरानी समस्या का तार्किक समाधान भी था। 2 पहाड़ों के बीच 300 फीट गहरी खाई पर बना ये पुल अभी भी आमतौर पर पड़ोसी गांवों के नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाता है और पुल सना से 140 किलोमीटर दूर अमरान गवर्नरेट में उत्तर पश्चिमी यमन में अहुम पर्वत श्रृंखला में पाया जा सकता है। यह 2 पहाड़ों जबल अल अमीर और जबल अल फैश को एक घाटी में फैलाकर जोड़ता है। यहाँ दोनों एक साथ करीब आते हैं। यह पुल 65 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा है। यह मुख्य रूप से चूना पत्थर से बना है, जो पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है और पुल शाहरा शहर की ओर जाता है। यह ज्ञात नहीं है कि
पर्वत पर लोग कितनी सदियों से रह रहे हैं। यह यमन स्वयं दुनिया में सभ्यता के सबसे पुराने केंद्रों में से एक है। यह देश अरब प्रायद्वीप के निचले भाग में उपस्थित है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप शुष्क हैं। यमन उपजाऊ हैं और नियमित वर्षा होती है। बहुत पहले से देश ने पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्वी राज्यों के बीच व्यापार के लिए एक प्राकृतिक माध्यम के रूप में कार्य किया, और पुरातात्विक साक्ष्यों के से पता चलता है कि उत्तरी यमन के पहाड़ों में कम से कम 5000 ईसा पूर्व तक बड़ी बस्तियां मौजूद थीं। उन सभी सहस्त्राब्दियों तक जब लोग इन पहाड़ों में रहे, उन्हें आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह झंझट भी था और ख़तरा भी था। हालांकि जबल अल अमीर और जबल अल फैश एक दूसरे को काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन ग्रामीणों को सामान का व्यापार करने या पड़ोसियों से मिलने के लिए उन्हें घाटी के नीचे तक पूरी तरह से चढ़ना होगा और फिर दूसरी तरफ वापस आना होगा। और यात्रा के कुछ खंड विशेष रूप से खतरनाक थे, और अगर कोई इतना साहसी और फुर्तीला पर्वतारोही भी हो जो ट्रैक कर सके, तो भी कई सामान वापस लाना लगभग असंभव होगा। और सहारा ब्रिज वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी। तो मैंने जो आपको बताया कि उस ज़माने में किस तरह वो ब्रिज बनाया होगा, और आज भी वो ब्रिज दो चट्टानों के बीच खड़ा है, वो समझने की बात है कि उस ज़माने में यमन के लोग कितने परिश्रमी होंगे, कहाँ कितनी आबादी होगी, ये हमें सोचना समझना। मैंने आज आपके लिए बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।